जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो लीव इन रेलवे के बारे में है कि रेलवे में कितने प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं, किस किस प्रकार की छुट्टियां मिलती है। इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे और सारे प्रकार के छुट्टियों के बारे में हम गूढ़ता से अध्ययन करेंगे, ताकि इससे अगर आपको कहीं से भी सवाल पूछे जाए, चाहे वो आरपीएफ, एसआईपीएफ, एलडीसी के लिए हो या फिर रेलवे के जो जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी होता है, इन दोनों जगहों पर यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए धैर्य के साथ पूरे चीजों को देखिएगा। आशा करते हैं कि आपके पूरे जो डाउट्स हैं लीव से संबंधित वो सारे क्लियर करूंगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कितने प्रकार की छुट्टियां मिलती हैं। भारतीय रेलवे एक विशाल संस्था है और यहाँ पर लगभग जो है 12 से 15 लाख कर्मचारी काम करते हैं और उनके लिए छुट्टियों की व्यवस्था की गई है। और भारतीय रेलवे बहुत प्रकार की छुट्टियां हैं। अगर आप यहाँ पर नौकरी करते हैं या फिर नौकरी लेना चाहते हैं तो इस विभाग में आपको बहुत प्रकार की छुट्टियों का प्रावधान किया गया है, ताकि आप अपनी सेवा के साथ साथ अपने घर वालों को और अपने करियर को, हर चीज को आप देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार वीडियो को। इस वीडियो को जो बनाने का स्रोत है, जो सोर्स है मेरा, वो है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड वॉल्यूम 1 है। वहां से उन सारी चीजों को हमने लिया है और ये लेटेस्ट अपडेटेड चीजों से लिया गया है, ताकि जो स्रोत है उसे आप जान ले। और वहां से इन चीजों को लिया गया है ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी पर आप विश्वास कर पाए। तो लीव इन रेलवेज, आखिर ये लीव होता क्या है, अवकाश एवं अवकाश के क्या सामान्य नियम है, लीव के क्या जनरल नियम है, उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि कोई भी कर्मचारी उसके सामाजिक, घरेलू, व्यक्तिगत अथवा आकस्मिक कारण से उचित आज्ञा द्वारा अलग रहने के लिए जो अवधि होती है उसे हम लीव कहते हैं। मतलब विभाग में आप जो नौकरी कर रहे हैं वहां से अपने आप को अलग करके अपने पर्सनल कामों के लिए जब जाते हैं तो उसको कहते हैं छुट्टी। और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार कर्मचारी की छुट्टी की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की जा सकती है। मतलब आपको छुट्टी दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। अब कहता है कि छुट्टी का जो मूल नियम है, जो प्रिंसिपल लॉ इसका है, वो कहता है कि छुट्टी कर्मचारी का अधिकार नहीं है। लीव इज नॉट योर राइट, बट यहाँ पर एक चीज कहा गया है कि कर्मचारी द्वारा मांगी गई छुट्टी स्वीकृत, अस्वीकृत या रद्द की जा सकती है, किंतु कर्मचारी द्वारा मांगी गई छुट्टी का प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं बदला जा सकता है। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ से एक पॉइंट आपको मिलता है कि छुट्टी आपका अधिकार नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप छुट्टी मांगते हैं तो आपकी छुट्टी या तो ग्रांट होगी या तो आपको ग्रांट नहीं की जाएगी या फिर आपको कैंसिल कर दी जाएगी। लेकिन आप अगर छुट्टी, जिस छुट्टी को मांगे हैं वही छुट्टी आपको दिया जाएगा, आपकी छुट्टी का प्रकार नहीं बदला जाएगा। मतलब आपने सीएल मांगा तो आपको एलएपी नहीं दिया जाएगा, एलएपी मांगा उसको सीएल नहीं कर सकता है सक्षम प्राधिकारी या अधिकारी। लेकिन यहाँ पर यह कहा गया है कि वर्तमान में इस नियम की सकारात्मक व्याख्या करते हुए रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि प्रथम दृष्टया किसी कर्मचारी को छुट्टी से इनकार नहीं किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा कि लीव आपका अधिकार नहीं है, लेकिन रेलवे बोर्ड ने इस पर गहनता से अध्ययन किया और कहा कि छुट्टी से आपको इनकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि छुट्टी पर जाना न केवल रेलवे के हित में है वरन कर्मचारी के लिए भी यह प्रोत्साहन का काम करता है। क्यों? जब आप छुट्टी जाते हैं तो एक नई ऊर्जा के साथ आते हैं और अपने काम में प्रोडक्टिविटी ज्यादा लाते हैं, ताकि आपको लगता है कि आप विभाग की चिंता कर रहे हैं तो विभाग भी आपको बदले में उस प्रकार का रिवार्ड दे रहा है, आपको समय समय पर छुट्टी भेज रहा है। तो ये लीव और लीव के कुछ जनरल रूल्स थे। अब हम आते हैं, जो लिबरलाइज लीव रूल है वो 1/2/1949 से यह लागू आया और इसमें जो लिबरलाइज लीव रूल है इसमें कौन कौन से लीवों का जिक्र किया गया। तो सबसे पहले लीव जो जिक्र किया गया वो है लीव ऑन एवरेज पे, औसत वेतन छुट्टी या अर्जित अवकाश भी उसे कहते हैं। ये पारा नंबर आपको याद नहीं रखना है, मैंने रेफरेंस के लिए ये दिया हुआ है ताकि आप इस ऑथेंटिसिटी पर डाउट ना करें। आगे आते हैं, लीव ऑन हाफ एवरेज पे आपको LHAP भी मिलता है। पहले LAP मिलता है फिर LHAP। इसके बाद है कॉम्यूटेड लीव, सम परिवर्तित छुट्टी, मतलब छुट्टी का परिवर्तन कर देना, इसको कॉम्यूटेड लीव कहते हैं। और लीव नॉट ड्यू, अगर आपके पास कोई छुट्टी ही नहीं है, अनर्जित छुट्टी, कोई भी छुट्टी नहीं है तो भी आपको छुट्टी दे सकता है प्रशासन। कैसे देगा, क्या देगा, कितना क्वांटिटी देगा, ये हम आगे पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे।
आगे आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, असाधारण छुट्टी। तो ये कुछ ऐसे लिबरलाइज रूल में थे। और कुछ अब स्पेशल जो छुट्टी है, वो स्पेशल काइंड ऑफ लीव देखिए आप कहां पर है। उसमें है हॉस्पिटल लीव पहला, स्टडी लीव, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, आकस्मिक छुट्टी, विशेष आकस्मिक छुट्टी, सीएल और स्पेशल सीएल इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, एंड प्रतिपूरक छुट्टी, सीआर, सीसीएल जिसको बोलते, सीसीएल का प्रतिपूरक छुट्टी इसको बोलते हैं। आगे इसका डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए इतने प्रकार की छुट्टी है। इसके अलावा एक सीसीएल का भी जिक्र हम लास्ट में करेंगे, चाइल्ड केयर लीव के बारे में। तो इतने प्रकार के लीव आपको रेलवेज में मिलते हैं। तो आप देखिए लीव का कितना भरमार है। तो अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो जरूर मोस्ट वेलकम है आपका रेलवे में, और आप इतने प्रकार की छुट्टियों का एंजॉयमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग एक एक करके, इसमें जो गुड़ बातें हैं प्रत्येक छुट्टी में उसको हम लोग जान लेते हैं, जहां से आपके परीक्षा में सवाल बनते हैं। तो सबसे पहली छुट्टी को हमने जिक्र किया था, वो था एलएपी, औसत वेतन छुट्टी, लीव ऑन एवरेज पे। ये क्या है? प्रतिवर्ष 1 जनवरी 1 जुलाई को कर्मचारी के खाते में 15-15 दिन क्रेडिट करके प्रदान किया जाता है, और पूरे वर्ष में 30 दिन, जिसे वर्ष के अंत में बकाया होने पर अगले वर्ष में क्रेडिट या जोड़ दिया जाता है। ये एलएपी जो है आपका आधे साल में 6 महीने में 15 दिन, फिर 6 महीने में 15 दिन, 1 जनवरी को 15 दिन क्रेडिट होता है, 1 जुलाई को 15 दिन हो जाता है, पूरे साल में 30 दिन होता है। अगर आप उसको नहीं लेते हैं तो वो अगले साल फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। पूरे सेवा काल के दौरान आप 300 प्लस 15 दिन की अवधि तक इसे एकत्रित कर सकते हैं। लेकिन सेवानिवृत्ति के समय आपको क्या होता है, 300 दिन की छुट्टी का नगदीकरण दिया जाता है आपके मासिक वेतन और महंगाई भत्ता को मिला करके। ये रिटायरमेंट में होता है। जैसे 300 दिन आप छुट्टी जमा कर लिए एलएपी, और 300 दिन का आपको कैसे पेमेंट मिलेगा, मान लीजिए आपका मासिक वेतन और महंगाई भत्ता मिला करके आपको महीने का जो है कितना बनता है, 60,000 70,000 सैलरी बन रहा है, तो आपको 70,000 गुना जो है आपको क्या कर दिया जाएगा, 10। इस प्रकार से आपको उन छुट्टियों को मिल जाएगा। आगे कहता है इस छुट्टी की स्वीकृति भारत वर्ष में 120 दिन की अवधि तक तथा विदेश के उपयोग हेतु 180 दिन की अवधि तक प्रदान की जा सकती है। मतलब आपको पूरा जो है एक साल में 120 दिन या 180 दिन की छुट्टी आपको एलएपी मिल सकती है, विदेश अगर जाते हैं तब देश में 120। इस छुट्टी को आकस्मिक तथा अन्य छुट्टी के साथ जोड़कर नहीं दिया जा सकता ये, लेकिन अवकाश विश्राम के साथ जोड़कर दिया जाता है। सीधा सा बात है, आपको रेस्ट के साथ एलएपी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सीएल प्लस एलएपी आप ले ले या फिर और किसी छुट्टी के साथ मिला करके एलएपी ले ले, ये नहीं होगा, रेस्ट के साथ मिलेगा। साथ ही साथ ये बोलता है कि इस छुट्टी को आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़कर नहीं दिया जा सकता, लेकिन सिक लीव अथवा साप्ताहिक विश्राम के साथ जोड़ करके दिया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें थी लीव ऑन एवरेज पे के बारे में। चलते हैं अगले लीव पे। अगला है लीव ऑन हाफ एवरेज पे, एलएचएपी। एलएचएपी के बारे में क्या बोलता है कि ये भी प्रत्येक वर्ष जो है 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 दिन करके 2 बार में क्रेडिट होता है। पूरे वर्ष में 20 बार 20 दिन के अर्ध वेतन के बराबर होता है, जिसे अगले साल जोड़ जोड़ के क्रेडिट किया जा सकता है। मतलब ये आधे वेतन के बराबर है। अगर 20 दिन का छुट्टी है तो आपको 10 दिन का वेतन के बराबर अर्ध वेतन होगा। अगर 20 दिन आपके पास जमा है तो आपको 10 दिन का वेतन मिलेगा, अगर आप रिटायरमेंट में एलएचएपी को भी अगर जोड़ते हैं तो। कहता है कि एक बार की इसकी स्वीकृति 24 महीने के अर्ध वेतन के बराबर होती है। मतलब वही हो गया, 24 महीने का आधा करिए तो 6 महीना 180 डेज के आसपास होता है। फिर आपको कहता है इस छुट्टी का नगदीकरण सेवानिवृत्ति के समय नहीं किया जा सकता, लेकिन छठे वेतन आयोग में ये बोला गया कि अगर अर्जित अवकाश आपका 300 दिन नहीं हो रहा है तो आपका एलएचएपी को जोड़ करके इस लाभ को आप ले सकते हैं। आगे कहता है कि इस छुट्टी का उपयोग अधिकतम बीमारी के कारणों से की जाने वाली छुट्टी के लिए किया जाता है। मतलब ये अक्सर क्या है, मेडिकल लीव के नाम से भी इसको जानते हैं कि लोग एलएचएपी ले लेते हैं क्योंकि आपको मेडिकल मेडिकल बोल करके, ये जनरल है लेकिन इसका नाम लीव ऑन हाफ एवरेज पे है। आगे कहता है कि कर्मचारी यदि चाहे तो अर्जित छुट्टी के बकाया होने पर भी अर्ध वेतन छुट्टी यदि उसके खाते में हो तो इसकी स्वीकृति हेतु आकस्मिक कारणों से प्रार्थना कर सकता है। मगर आपके पास एलएपी है तो आप फिर भी एलएचएपी को काट सकते हैं, ऐसा प्रार्थना करने पर आपको मिल सकता है। ऐसे मामले में कर्मचारी को अर्ध वेतन उस अवधि में दिया जा सकता है, बाकी अर्ध दिवस उसकी छुट्टी खाते में समायोजित कर दिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा एलएचएपी के बारे में।
आगे है कम्यूटेड लीव, संपरिवर्तित छुट्टी। कहता है कि चिकित्सा प्रमाण के आधार पर ली गई छुट्टी को कर्मचारी ड्यूटी पर आने के पश्चात 1 महीने के भीतर लिखित रूप से फिट सर्टिफिकेट के साथ विकल्प प्रस्तुत कर देगा और इस प्रकार अवधि को अर्ध वेतन छुट्टी में बदलवा सकेगा। इस तरह से बदली हुई अवस्था को संपरिवर्तित छुट्टी कहा जाता है। कम्यूटेड लीव क्या हुआ, एक लीव को दूसरे के साथ जो है ट्रांजिट कर देना। मतलब आप मेडिकल में थे, मेडिकल छुट्टी, मेडिकल के कारण आप फिट हुए, फिर फिट होकर के आप आए, आने के बाद आपने एक लेटर दिया लिख करके कि मेरी जो ये छुट्टी है, ये जो मेरा पीरियड है सिक का, इसको LHAP के साथ कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो कन्वर्टेड हो जाएगा और इसमें 1 दिन की अवधि को 2 अर्ध वेतन से बदल दिया जाता है। सिंपल सा है। फिर है पूरी सेवा काल के दौरान। देखिए पूरी सेवा के दौरान 180 दिनों की LHAP को संपर्कित करने की अनुमति दी जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको 180 दिन है पूरी सेवा में, आपकी जितना सेवा काल है उसमें आप इसको लाभ ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग लीव नॉट ड्यू। अब आपके पास किसी प्रकार का लीव ही नहीं है, तब क्या होगा। पता है जब कर्मचारी के छुट्टी खाते में किसी प्रकार की छुट्टी ना हो और वह गंभीर बीमारी के कारण लघु अवधि से चिकित्सा प्राप्त कर रहा हो और उसे इस कारण वेतन नहीं मिल पा रहा हो, तो छुट्टी स्वीकृत करने वाले अधिकारी के पास ये पावर है कि वो एडवांस में उसकी छुट्टी जो है क्या करे, निकट भविष्य में स्वास्थ्य लाभ लेकर के ड्यूटी पर लौट सकेगा। इसलिए उसको अग्रिम रूप से अर्ध वेतन छुट्टी दे दे और इसी को कहते हैं लीव नॉट ड्यू। जब आपका लीव ड्यू नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये चीजें की जाती हैं कि एडवांस में आपकी छुट्टी दी जाती है कि आप फिर ज्वाइन करके उतना दिन ड्यूटी करके आप उतना जमा करेंगे, वो आपका कटता जाएगा। इसे हो गया लीव नॉट ड्यू में। इसमें भी देखिए क्या बोलता है, इसमें कहता है कि अवकाश एक बार में चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अधिकतम 90 दिन और चिकित्सा प्रमाण पत्र अगर दे देते हैं तो 180 डेज पूरे सेवा काल के दौरान अधिकतम 360 दिन के अर्ध वेतन के बराबर इस छुट्टी को स्वीकृत किया जा सकता है या प्रदान किया जा सकता है। तो 180 डेज के आसपास आप इसका लाभ ले सकते हैं लीव नॉट ड्यू। अब आते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में। असाधारण छुट्टी क्या है। इसमें कहता है कि किसी भी कर्मचारी के खाते में किसी भी प्रकार का छुट्टी बकाया हो अथवा ना हो, अनधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण अस्थायी कर्मचारी के मामले में 5 वर्ष की अवधि तक असाधारण छुट्टी की स्वीकृत बिना वेतन के चिकित्सा प्रमाण के आधार पर अथवा बिना चिकित्सा प्रमाण के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है। तो ये हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। इसमें क्या बोलता है, चिकित्सा के कारणों उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ही जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उचित समझता है तभी उसको क्या करेगा, क्वालिफाइंग सेवा में जोड़ा जा सकता है अथवा नहीं। और अस्थायी अगर कर्मचारी है, कैजुअल लेबर है, तो प्रथम 3 महीने की अवधि बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के, और अगर 3 अवधि की अवधि समाप्त हो जाती है तो 6 महीने की अवधि तक उचित मेडिकल सर्टिफिकेट अथवा गंभीर बीमारियों के मामले में 18 महीने तक जो है उसको इस प्रकार का मिल सकता है। लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर 5 वर्ष की अवधि तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव आप ले सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में। अब हम लोग कुछ स्पेशल लीव देखे थे, उसके बारे में भी देखते हैं। तो आशा कर रहे होंगे कि आपको लीव के बारे में पूरी चीजें क्लियर हो पा रही होंगी, और अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं इसका मतलब कि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है। तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के डिटेल्ड एक्सप्लेन्ड वीडियो आपको रोज मिलते हैं। अगली छुट्टी का नाम है वो है अस्पताली छुट्टी, हॉस्पिटल लीव। यह किसको दिया जाता है, और राजपत्रित ग्रुप सी एवं डी के कर्मचारियों को ड्यूटी पर कार्य करते हुए होने वाली क्षति के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये इसको नॉन गेस्टेड स्टाफ को मिलता है। यह अवकाश 24 माह से अधिक अनुमेय नहीं है, मतलब 1 साल से ज्यादा नहीं मिलने वाला है। इसके दौरान पहले 120 दिन का पूरा वेतन व शेष आधा वेतन प्रदान किया जाता है। विशेष परिस्थिति में यह छुट्टी और अधिक दिन के लिए 120 से अधिक दिन पूरे वेतन पर स्वीकृत की जाती है। मतलब आपको हॉस्पिटल लीव 120 दिन तक तो ठीक है, आपको पूरा वेतन मिलेगा, उसके बाद आपको आधा वेतन प्रदान किया जाएगा। लेकिन आपका स्पेशल कंडीशन है तो आपको पेमेंट पूरा भी दे सकता है, ये सक्षम प्राधिकारी पर निर्भर करता है। अगला है स्टडी लीव, अध्ययन छुट्टी। यह अवकाश उस रेल कर्मचारी को दे है जिसने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है अथवा अध्ययन अवकाश से लौटने के पश्चात 3 वर्ष की सेवा शेष रही। मतलब आप 5 साल सर्विस पुराना हो गया हो और आपके रिटायरमेंट में 3 साल बाकी हो तो आपको ये स्टडी लीव मिलता है। यह उस पाठ्यक्रम के लिए मिलता है, सभी के लिए नहीं मिलता, आपको स्पेशल के लिए मिलेगा जो आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए लाभदायक हो, तो उसके लिए आपको स्टडी लीव मिलेगा।
एक बार में 12 माह और पूरे सेवा काल में 28 महीने, तथा अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो 36 महीने तक इसको मिलता है। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, यहाँ सवाल आपके बनते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। अगर आप डिसेबिलिटी हो गए स्पेशल तो किस तरह से छुट्टी मिलेगी। पहला कहता है कि यह अवकाश सभी श्रेणी के रेल कर्मचारियों को जिनको ड्यूटी करते हुए या परिणाम स्वरूप या उनके पदीय स्थिति के कारण शारीरिक क्षति पहुंची हो और वह निशक्त हो गए हों, उनको मिलता है। मतलब इसमें गेस्टेड और नॉन गेस्टेड सभी है। यह छुट्टी डॉक्टरी प्रमाण पत्र के आधार पर आवश्यकता अनुसार दे है, परंतु 24 माह से ज्यादा नहीं होगा। पहले 120 दिन औसत वेतन के बराबर और शेष अवधि में आधा वेतन अनुमेय होगा। तो 24 माह से ज्यादा नहीं मिलेगा, 120 दिन तक आपको फुल वेतन मिलेगा और उसके बाद आपको हाफ पे मिलेगा। अब आते हैं प्रसूति छुट्टी मैटरनिटी लीव के पर। तो यह उन महिला रेल कर्मचारियों को प्रदान की जाती है जिसके प्रसूति के समय 2 से अधिक जीवित बच्चे मौजूद नहीं हों। ये 180 दिन का अवकाश प्रदान किया जाता है। गर्भपात में यह 6 हफ्ता से अधिक नहीं मिलेगा और यह डॉक्टर के लिए प्रमाण पत्र के आधार पर दिया होगा। और विवाहित महिला कर्मचारी को भी यह सुविधा दे है तथा महिला कर्मचारी को बच्चा गोद लेने पर भी यह छुट्टी दिया जाता है। मातृत्व अवकाश को अन्य अवकाशों के साथ 1 वर्ष तक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बिना और 1 वर्ष से अधिक चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जोड़ा जा सकता है। और मातृत्व अवकाश के अवधि के दौरान सामान्य वेतन की अनुमति है। मैटरनिटी लीव में सामान्य वेतन आपको मिलता रहेगा। तो ये था मैटरनिटी लीव। अब चलते हैं पैटर्निटी लीव पे। अब आया पितृत्व अवकाश पैटर्निटी लीव पर। यह अवकाश 2 जीवित बच्चों तक के लिए पुरुष रेल कर्मचारी को दे है और यही आपको एग्जैक्ट सवाल पूछा था हेड कांस्टेबल रूल 72 अभी हुआ था फिलहाल उसमें। और यह अवकाश कर्मचारी को पत्नी की प्रसूति की संभावित तारीख से 15 दिन पहले अथवा प्रसूति के 6 माह के अंदर लिया जा सकता है, जो कि एक मुश्त रूप में स्वीकृत किया जाता है। मतलब आप जो ईडीडी होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होता है उससे 15 दिन पहले आप इसको ले सकते हैं या फिर डिलीवरी के 6 माह के बाद तक आपको ले लेना है और एक मुश्त में लेना है, एक बार में आपको ये मिलता है। प्रसूति के 6 माह पश्चात यह अवकाश दे नहीं होगा। 6 महीने बाद जो है यह क्या होता है डेड हो जाता है, इसको आप नहीं काट सकते। फिर कहता है ये अवकाश खाते में डेबिट नहीं किया जाता, मतलब आपका जोड़ के नहीं रखा जाता कि आपको 15 दिन पीएल दिया जाएगा, नहीं। आपका 6 महीना तक रहा, लिए तो ठीक, नहीं लिए तो नील बटा सन्नाटा। आगे है पीएल को सामान्यतः अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मतलब पीएल आप मांगते हैं तो ये संभवतः क्या होता है, इसको ऐसा नहीं है कि आपको अस्वीकार कर दिया जाएगा कि नहीं रिफ्यूज कर दिया जाएगा, नहीं, आपको पीएल मिल जाएगा। पीएल जो है इसमें सामान्य वेतन आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ कहता है कि अस्थायी स्थिति प्राप्त करने वाले आकस्मिक श्रमिकों को 15 दिनों तक पीएल दिया जाता है और उन्हें डिलीवरी की तारीख से 135 दिनों के भीतर इसका लाभ उठाना होता है। ये इनके लिए था, ये परमानेंट स्टाफ के लिए था 6 माह के भीतर 15 दिन पहले, लेकिन जो कैजुअल है वो भी 15 दिन पहले दे सकते हैं, लेकिन 6 माह नहीं है, उनके लिए 135 दिन के भीतर उसका लाभ लेना है। तो ये हमने देखा पैटर्निटी लीव के बारे में। चलते हैं आगे। आगे है कैजुअल लीव आकस्मिक छुट्टी। रेल कर्मचारियों को एक कैलेंडर वर्ष में 8, 10 एवं 13 क्रमशः पात्रता के अनुसार आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाती है। इस छुट्टी पर छुट्टी के सामान्य नियम लागू नहीं होते अतः तकनीकी रूप से आकस्मिक छुट्टी लेने पर कर्मचारी को अनाधिकृत गैर हाजिर नहीं माना जा सकता है, न ही इस आधार पर उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जा सकती है। तो यहाँ पर देखिएगा 8, 10, 13 जो दिया हुआ है ये किनको मिलता है, ये मिलता है। देखिए ऐसे कर्मचारी जिन्हें राजपत्रित अवकाश का लाभ मिलता है, जो गेस्टेड हॉलीडे लेते हैं, शनिवार सैटरडे जीएस लेते हैं, उनको 8 दिन मिलता है साल भर। लेकिन जो इनका लाभ नहीं लेते हैं उनको 10 दिन, आरपीएफ में 15 दिन मिलता है एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों के लिए 13 दिन के लिए आकस्मिक छुट्टी अनुमेय है। तो यहाँ देखिएगा रेलवे में क्या होता है कि 8 और 10 दिन वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि उनको संडे मिल जाता है, सैटरडे सेकंड ये मिल जाता है, तो इस कारण से ये 8-10 वाला। लेकिन अपने पास आरपीएफ में 15 दिन है और गेस्टेड के लिए 8 दिन है, दो ही कैटेगरी। फिर कहता है कि ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति वर्ष के अंत में हुई हो अथवा जिनकी सेवानिवृत्ति वर्ष के प्रारंभ महीने में हो, उनको भी ये दिया जाएगा। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका नियुक्ति नवंबर में हुआ तो दिसंबर में क्या हुआ, आपको दिसंबर में आपको सीएल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 1 दिन 2 दिन नहीं, आपका एलएपी भले दिन काउंट होता है लेकिन सीएल आपका छुट्टी उसी अनुसार से मिल जाएगा। और आपका जनवरी में मान लीजिए रिटायरमेंट है तो आप पूरे जनवरी माह में 30 दिन में 15 दिन आपको आप सीएल काट सकते हैं। ये सीएल के बारे में बता दिया। आगे ये कहता है कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को जो 2 पारी में काम करते हैं वो हाफ सीएल भी लेते हैं। जैसे सिविलियन एम्प्लॉय को
हाफ सीएल मिल जाता है। आधे दिन के लिए वो काम कर लेंगे, फिर आधे दिन आकर के यहाँ काम कर लेंगे, तो हाफ सीएल उनको मिल जाता है। ये सीएल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं स्पेशल सीएल के बारे में। यह है स्पेशल सीएल, स्पेशल विशेष आकस्मिक छुट्टी। ये कब होता है? निम्नलिखित मामलों में विशेष आकस्मिक छुट्टी जो है सक्षम अधिकारी मंजूर कर सकता है, जिसकी अवधि उद्देश्य के अनुसार 1 दिन से 90 दिन है। मतलब स्पेशल सीएल जो है 1 दिन से लेकर 90 दिन तक हो सकता है। उसकी एक लिस्ट है, जो लिस्ट आपको यहाँ भी दिखेगा एक एक करके। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारे लिस्ट है, जिसमें कि एक एक करके मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। सबसे पहले देखिए कि अगर सहकारी समिति के प्रशासन से संबंधित कोई कार्य है, नसबंदी अगर कराते हैं पुरुष तो उनको मिलता है 1 दिन का सीएल। दो, पत्नी के लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन अगर होता है उसमें, महिला कर्मचारी के बंध्याकरण में तो उसमें भी होता है, IUCD डलवाने में, उसके बाद पति के नसबंदी का ऑपरेशन करने के लिए, राष्ट्रीय चैंपियनशिप, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल के लिए, आपको पर्वतारोहण अभियान, साधारण खेल, राज्य टीम, ब्रिज टूर्नामेंट, शारीरिक दक्षता अभियान, स्काउटिंग ड्यूटी, गणतंत्र दिवस और इन सब चीजों को, रक्तदान, रेलवे सुरक्षा दल की वार्षिक बैठक इत्यादि में जो है अगर है तो इस चीजों के लिए आपको स्पेशल सीएल मिलता है। वोटिंग के लिए आप ये स्पेशल सीएल आपको मिलता है वोट करने के लिए, राइट टू वोट के कारण भी। तो ये हो गया आपको स्पेशल सीएल। अब लास्ट पे हमने कहा था कि हम सीसीएल पे भी चर्चा करेंगे, तो उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले देखते हैं और कौन कौन से लीव है। उससे पहले हम देखते हैं प्रतिपूरक छुट्टी, सीआर के बारे में। सीआर क्या है? यह छुट्टी साप्ताहिक विश्राम के दिन ड्यूटी करने के एवज में प्रदान की जाती है, जो वीकली रेस्ट होता है। 1 माह के भीतर उपभोग करना होता है। एक बार में 3 सीआर जा सकते हैं आप अधिकतम। और ये क्या है? ग्रुप सी एवं डी को रविवार या छुट्टियों के दिन काम करने के एवज में प्रदान किया जाता है। तो ये आप देखें प्रतिपूरक छुट्टी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं चाइल्ड केयर लीव, स्पेशल जो है बाल देखभाल छुट्टी। इसमें कहता है कि एक महिला रेल कर्मचारी को जिसके 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग बच्चे हैं, विकलांग बच्चों के मामले में किसी भी उम्र की संतान हो, को छुट्टी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए बाल देखभाल छुट्टी 730 दिन पूरी सेवा के दौरान 2 बच्चों तक की देखभाल के लिए, चाहे पालन पोषण के लिए हो या उनकी किसी जरूरत के लिए जैसे परीक्षा, बीमारी इत्यादि के लिए दिया जाता है। आगे ये कहता है कि बाल देखभाल अवकाश की अवधि के दौरान उसे छुट्टी पर जाने से ठीक पहले प्राप्त वेतन के बराबर अवकाश वेतन भुगतान किया जाएगा। साथ ही साथ कहता है कि बाल देखभाल अवकाश सीसीएल को किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। आगे ये कहता है कि निहित चिकित्सा प्रमाण के उत्पादन की आवश्यकता के बावजूद यदि आवेदन किया जाता है तो अधिकतम 1 वर्ष तक दे और स्वीकार प्रकार की छुट्टी 60 दिनों से अधिक नहीं देने वाली परिवर्तित छुट्टी और दे छुट्टी सहित। मतलब आपको एक बार में 1 साल का ये मिलेगा और ये छुट्टी आप आराम से दे सकते हैं 730 दिन। आगे ये कहता है कि बाल देखभाल जो 1 कैलेंडर वर्ष में 3 से अधिक अवधि में स्वीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब 1 साल एक बार मिले सकते हैं, लेकिन 1 साल में आप 3 बार इसको काट सकते हैं। और प्रत्येक बार जो है प्रत्येक बाल देखभाल अवकाश 5 दिन से कम नहीं होगा। पहले ये 15 दिन था, 15 डेज था, लेकिन 2018 में ये रेलवे बोर्ड का लेटर आया जिसमें कि ये 5 दिन कर दिया गया। एक बार में आप 5 दिन से कम सीसीएल नहीं ले पाएंगे। आगे बोला गया ये केवल दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए, अगर 4 बच्चा है तो 4 के लिए नहीं मिलेगा, 2 के लिए ही आपको ये चीजें मिलेंगी। आगे ये कहता है कि सामान्यतः परिवीक्षा के अवधि के दौरान बाल देखभाल अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता, लेकिन कुछ मामलों में अगर स्पेशल केसेज है तो सक्षम प्राधिकारी चाहे तो आपको ये सीसीएल दे सकता है। और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि परिवीक्षा के दौरान जिस अवधि के लिए अवकाश स्वीकृत किया गया है वह न्यूनतम हो, मतलब जितना कम से कम हो उस प्रकार से। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा डिटेल जितने प्रकार की छुट्टियां हैं सबके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है और सबके बारे में जान लिया है। तो आशा करते हैं कि अब आपको छुट्टी से संबंधित किसी भी प्रकार के सवाल से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो चलिए इसी संदेश के साथ कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो के लिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए कंटेंट तैयार किए जाते हैं। आपका एक एक कमेंट का जवाब भी मैं देता हूं और वो हर एक कमेंट मुझे अगली वीडियो के लिए ऊर्जा भी देता है। तो चलिए इसी संदेश के साथ कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे, इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।